ओके, तो पहले यहाँ पे स्टार समझ लेते हैं। अभी तो प्लैनेट तक पहुंचे ही नहीं है हम लोग, स्टार में ही है। तो क्या हमने क्या कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर मासेस stars can be categorized into two group, normal stars and massive stars. Normal stars are those stars whose mass is less than 5 times the mass of sun, and giant stars are those whose mass is equal to or greater than 5 times mass of sun. Clear na? And uh, normal stars and giant stars have different life cycle. uh, we can start it with a stellar nebula. वही जो क्लम्प ऑफ गैस बना था नेबुला के अंदर, जो क्लम्प ऑफ गैस बना था उसको हम स्टेलर नेबुला कह सकते हैं। उसी में कोर डेवलप हुआ ना। तो स्टेलर नेबुला से स्टार्ट करेंगे। स्टेलर नेबुला, स्टेलर क्यों? जिससे स्टार का फॉर्मेशन हुआ। नेबुला मींस क्लाउड ऑफ गैस या क्लम्प ऑफ गैस, तो स्टेलर नेबुला। उसके बाद प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार मैंने बताया था व्हेन कोर वाज डेवलप्ड in the stellar nebula, it can be termed as protostar, है ना? प्रोटोस्टार। सिर्फ कोर अभी डेवलप हुआ है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि टेम्परेचर अभी 150 लाख डिग्री सेल्सियस रिच नहीं हुआ है। समझ रहे हैं ना? जैसे ही वो टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस 150 लाख डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, क्यों पहुंचता है टेम्परेचर 150 लाख डिग्री सेल्सियस, क्यों पहुंचता है? हाँ, क्योंकि कोर क्या है? डेंस है। डेंस होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण अंडर इट सेल्फ ग्रेविटी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन के कारण कोलिजन बढ़ रहा है। कोलिजन जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे कोलिजन और ज्यादा बढ़ रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है। अब व्हेन टेम्परेचर रीच्ड 150 लाख डिग्री सेल्सियस, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होगा तो क्या बन जाएगा? ये स्टार। अब स्टार को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, है ना? नॉर्मल स्टार, नॉर्मल सनलाइट का स्टार बोल सकते हैं इसे, नॉर्मल। और दूसरा जायंट स्टार। ठीक है, यहां तक क्लियर ना? स्टार तक क्लियर। अब आगे का देखते हैं कैसे बन रहा है। नॉर्मल स्टार एंड जायंट स्टार। ओके, अब क्या होगा समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए स्टार का साइज क्यों फिक्स है। मैंने क्या बोला, स्टार किससे बना हुआ है? कोर। स्टार के अंदर क्या क्या चीजें हैं मैंने दिखाया भी था। सन का एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसमें कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन है, और एक उसका फिर एटमॉस्फेयर है जिसमें भी 3 लेयर है, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना। मैंने दिखाया था ना सन का। क्लियर सबको? यानी स्टार के अंदर कोर है और कोर डेंस है, और डेंस के कारण कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन रुक क्यों गया? ये कॉन्ट्रैक्शन अगर होता रहता तो कोर तो कोलैप्स कर जाता ना अल्टीमेटली, फिर स्टार्स तो का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता। कोर, जैसे मैंने क्या बताया, कोर डेंस था जिसके कारण उसका क्या हो रहा था? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। कॉन्ट्रैक्शन के कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, और 150 लाख डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर पहुंचा तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो गया। तो कॉन्ट्रैक्शन रुका फिर क्यों? और अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं रुका तो अभी तक तो स्टार कोलैप्स कर जाता ना, नहीं कर जाता कॉन्ट्रैक्ट होकर। लेकिन स्टार्स का साइज तो फिक्स है, क्यों? उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या फिजिक्स का लॉ है? न्यूक्लियर फ्यूजन, वेरी गुड। न्यूक्लियर, देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किसके कारण हो रहा है? सेल्फ ग्रेविटी के कारण, जो कि अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है, अंदर की तरफ, है ना? कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है इसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींच रहे हैं, जिसके कारण अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, और इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जैसे ही शुरू हो गई, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन के न्यूक्लियस फ्यूज होकर हीलियम के न्यूक्लियस बना रहे हैं। इसमें क्या रिलीज हो रहा है? ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। तो ये जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वो किधर रिलीज होगी? बाहर की तरफ। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जब स्टार्ट होगा तो बाहर की तरफ फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, एनर्जी जो रिलीज होगी उसके कारण। और ये न्यूक्लियर फोर्स
न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण जो आउटवर्ड फोर्स लग रहा है और जो सेल्फ ग्रेविटी के कारण जो इनवर्ड फोर्स लग रहा है, दोनों क्या कर लेंगे, बैलेंस। तो स्टार का साइज क्या हो जाएगा, फिक्स, जो अभी फिक्स है। क्लियर, एक कॉन्सेप्ट यहां पे। अब देखिए, जैसे ही कोर का, स्टार के कोर का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, क्या होगा फिर, कोर के स्टार के कोर का हाइड्रोजन समाप्त हो चुका है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन रुक चुका है। लेकिन ग्रेविटी तो है ही अभी, सेल्फ ग्रेविटी तो है, कोर तो अभी भी क्या है, डेंस है। हाइड्रोजन समाप्त हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ है, हीलियम में, तो हीलियम तो और डेंस है, यानी कोर में और भी डेंस मटेरियल आ चुके हैं। तो उस डेंसिटी के कारण उसका कॉन्ट्रैक्शन तो फिर से शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन जो उसे बैलेंस कर रहा था वो तो खत्म हो चुका है, यानी कॉन्ट्रैक्शन फिर से क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले से भी ज्यादा डेंस मटेरियल अभी कोर में है, हीलियम है कि नहीं। पूरा लॉजिकल है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। तो हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएंगे सारे हाइड्रोजन हीलियम में, तो ये कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, इसका कॉन्ट्रैक्शन, और लास्ट में ये एक छोटे से टिनी बॉल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहां तक, अभी रुक जाइए। उसके बाद क्या होगा, कोर का हाइड्रोजन अभी खत्म हुआ है, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन है, अभी भी हाइड्रोजन है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में अभी भी हाइड्रोजन है। और जब कोर का हाइड्रोजन खत्म हो चुका होगा, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टॉप हो चुका होगा, तब फिर जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का हाइड्रोजन आपस में फ्यूज करना शुरू करेगा। समझ गए, एटमॉस्फेयर का हाइड्रोजन आपस में फ्यूज करना शुरू होगा। क्लियर, अब समझिए, कोर कोर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, और कॉन्ट्रैक्ट, देखिए, कॉन्ट्रैक्ट करते समय टेम्परेचर और राइज हुआ होगा, होगा ना राइज थोड़ा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो और 1 लाख 150 लाख डिग्री सेल्सियस से भी अधिक टेम्परेचर पहुंचा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि हाइड्रोजन, अब जो हीलियम है अंदर, वो फ्यूज करना स्टार्ट करेगा कोर में, हीलियम, और हीलियम फ्यूज करके क्या बनाएगा, कार्बन। हीलियम फ्यूज करके क्या बनाएगा, कार्बन। क्लियर, समझ गए क्यों फ्यूजन हुआ, और टेम्परेचर राइज किया। अब इतना टेम्परेचर, हाइड्रोजन को फ्यूज करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 150 लाख डिग्री सेल्सियस, यानी हीलियम को फ्यूज करने के लिए और टेम्परेचर चाहिए, और टेम्परेचर राइज हुआ, तो हीलियम फ्यूज करने लगा किसमें, कार्बन में। बट उससे लाइट एनर्जी एमिट नहीं होती है ना। हीलियम जब फ्यूजन होता है कार्बन में, तो उससे लाइट नहीं निकलती है, वो उस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होता है, यानी इसमें कोई लाइट, हमें लाइट निकलेगी लेकिन लिमिटेड, व्हाइट कलर का दिखेगा। अगर कोई भी वस्तु व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसे ही व्हाइट ड्वार्फ करेंगे, या क्या कहेंगे इसे, व्हाइट ड्वार्फ। लेकिन उसकी साइज इतनी छोटी होगी कि वो लाइट हम तक नहीं पहुंचेगा, व्हाइट दिखेगा वो। कोई भी वस्तु व्हाइट दिखने का मतलब क्या है, आपका शर्ट व्हाइट दिख रहा है, व्हाइट का मतलब क्या है, 7 कलर, 7 कलर है तभी तो व्हाइट है वो। तो वो व्हाइट दिखेगा, लेकिन इतना छोटा होगा, इतना छोटा साइज में होगा कि उसकी लाइट अर्थ तक नहीं पहुंचेगी, और वो क्या बन जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ। क्या बन जाएगा, बहुत छोटा। अब कितना तो डिफाइन नहीं है, इसे देख लेते हैं, कोई अगर इसका डेफिनेशन है व्हाइट ड्वार्फ का। मतलब अलग अलग केसेस में ना अलग अलग साइज के बनेंगे, लेकिन कितना छोटा, a typical white dwarf is comparable in volume to planet earth with a diameter between, वही planet earth के इतना छोटा। तो सन के, अरे तो सन के रिस्पेक्ट में देखना है ना, सन कितना है, सन का मास जो है ना, अर्थ के मास से कितना टाइम्स है, शायद 300 टाइम्स है, और डिस्टेंस भी उतना ही है, 300 सन का ही है, वही बोल रहा हूं मैं। सन और अर्थ का मास कंपेयर करते हैं, देखिए, सन एंड, छोटा मतलब क्या समझ रहे थे आप, गोली, अर्थ,
सन अर्थ मास कंपैरिजन लगभग 300 टाइम्स है। नहीं, सन इज एस्ट्रोनॉमिकली मोर मैसिव देन अर्थ, इट वे अबाउट 333,000 टाइम्स। तीन हाँ, 99.86% ऑफ जो सोलर सिस्टम है वो सन का है। तो कितना, अरे तो छोटा, अब अर्थ के जैसा हो गया तो छोटा नहीं हुआ उसके कंपैरिजन में। 333,000 टाइम्स है वो अर्थ के, उतना छोटा हो गया वो। तो लाइट निकल रही है क्योंकि हीलियम फ्यूज हो रहा है कार्बन में, बट वो साइज इतना कम है कि वो लाइट हम तक उस तरह से पहुंच नहीं रहा, सिर्फ दिख रहा है वो एक गोला टाइप का व्हाइट व्हाइट ड्वार्फ बोलेंगे, और नेक्ड आई से भी नहीं दिखेगा, वो टेलीस्कोप से ही दिखेगा, साइज इतना कम है। समझ गए यहां तक, है ना? हीलियम फ्यूज हुआ कार्बन में, बट कार्बन अब नेक्स्ट फ्यूज नहीं हो पा रहा है क्योंकि कार्बन को फ्यूज होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो इसमें अभी अचीव नहीं हो पाया, और वो स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल मींस बस कार्बन तक फिक्स हो जाएगा वो। न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है और हीलियम किस में फ्यूज कर रहा है, सॉरी हीलियम कार्बन में फ्यूज हो रहा है, सॉरी हीलियम कार्बन में फ्यूज हो रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है। तो दोनों बैलेंस करके वो क्या हो जाएगा, साइज फिक्स, अर्थ के कंपेरेबल साइज का। और लाइट क्या निकल रही है, व्हाइट लाइट, और काफी दूर, छोटा होने के कारण, दूर होने के कारण वो हमें दिखाई नहीं देगा। व्हाइट दिखेगा टेलीस्कोप से, आप देखेंगे तभी तो आइडेंटिफाई किया कि व्हाइट ड्वार्फ, ड्वार्फ मींस बौना होता है, तो व्हाइट ड्वार्फ हो गई है। क्लियर यहां तक? कोर के साथ क्या हुआ समझ में आ गया। अब एटमॉस्फेयर के साथ क्या हुआ, जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी राइज करने लगा, और जब एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट हाइड्रोजन थे वो फ्यूज करने लगे, एटमॉस्फेयर फ्यूज कर रहा है, ध्यान रखना है, एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस नहीं है, उसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है एटमॉस्फेयर का, लेकिन उसमें क्या स्टार्ट हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो कोर के बाहर जो एटमॉस्फेयर है, कोर के बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन वो कन्वर्ट होने लगे हीलियम में। टेम्परेचर जब राइज होगा उस तरह का वो टेम्परेचर अचीव होगा तो हीलियम में कन्वर्ट होने लगेंगे। लेकिन एटमॉस्फेयर में क्या वो कॉन्ट्रैक्शन फोर्स है, अंदर की तरफ जो लग रहा था सेल्फ ग्रेविटी, नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर डेंस नहीं है कोर की तरह, तो अंदर की तरफ फोर्स नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन जब रिएक्शन शुरू होगी तो बाहर की तरफ तो फोर्स स्टार्ट हो जाएगा ना, समझ गए? एटमॉस्फेयर में कॉन्ट्रैक्शन तो हो नहीं रहा है, डेंस नहीं है एटमॉस्फेयर, तो अंदर की तरफ तो फोर्स नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे ही शुरू होगा, बाहर की तरफ फोर्स तो लगना शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण एनर्जी जो रिलीज होगी उसके कारण एटमॉस्फेयर क्या होने लगेगा, एक्सपैंड होने लगेगा, और एक्सपैंड होकर स्टार का एटमॉस्फेयर बड़ा, उसको कहेंगे जायंट। क्यों एक्सपैंड कर गया एटमॉस्फेयर, बड़े क्लाउड ऑफ गैस के रूप में एक्सपैंड कर गया जायंट। रेड क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन लिमिटेड अमाउंट में, यानी हाइड्रोजन का जो फ्यूजन हो रहा है वो व्हाइट लाइट रिलीज नहीं कर पाएगी, सारे फ्रीक्वेंसी, सारे वेवलेंथ के लाइट रिलीज नहीं कर पाएगी, जो मिनिमम, क्योंकि जितना कम हाइड्रोजन उतना कम न्यूक्लियर फ्यूजन, उतनी कम एनर्जी, और कम एनर्जी मींस वेवलेंथ हाई, एनर्जी इक्वल टू, ये हमेशा याद रखिए ये इक्वेशन, या फिर एच सी बाई लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वेवलेंथ का इनवर्सली। तो एनर्जी कम है, एनर्जी कम क्यों है, लिमिटेड हाइड्रोजन है, तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है न्यूक्लियर फ्यूजन में वो लिमिटेड एनर्जी है, तो एनर्जी कम है तो वेवलेंथ क्या होगा, हाई वेवलेंथ का ही लाइट रिलीज होगा, और सबसे हाई वेवलेंथ का लाइट कौन सा है, रेड, तो वो रेड दिखेगा सिर्फ। और देखिए स्टार्स का कौन सा पार्ट हमें दिखाई देता है, जैसे सन है, सन का कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है, फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर ही दिख रहा है ना, जो कि उसका एटमॉस्फेयर है, वहां से लाइट एमिट हो रही है इसलिए वो दिख रहा है। तो इसी तरह अगर हम आसमान में देखेंगे तो हमें व्हाइट ड्वार्फ नहीं दिखेगा, वो जो उसका जो एटमॉस्फेयर है वो दिखेगा बड़ा सा रेड कलर का, तो हम क्या उसे बोलेंगे, रेड जायंट। समझ गए, रेड जायंट क्यों, क्योंकि जो एक्सपैंड किया एटमॉस्फेयर ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन उसके कारण बड़ा हो गया, और चूंकि लिमिटेड हाइड्रोजन है तो लिमिटेड न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, तो सबसे अधिक वेवलेंथ की लाइट रिलीज होगी जो कि रेड कलर है, तो रेड जायंट। समझ गए?
रेड जायंट के बाद एटमॉस्फेयर रेड जायंट के रूप में दिखने लगा। अभी हमें व्हाइट ड्वार्फ नहीं बन, देखिए कोर बन गया है व्हाइट ड्वार्फ, लेकिन दिखेगा नहीं। दिखेगा क्या? सिर्फ एटमॉस्फेयर दिखेगा, है ना, रेड जायंट। उसके बाद क्या होगा? देखिए उसके बाद और भी धीरे धीरे जब न्यूक्लियर फ्यूजन इसमें शुरू होगी और ये एक्सपेंड करता जाएगा, एक्सपैंड करने के कारण धीरे 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 ये क्लाउड ऑफ गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लाउड ऑफ गैस, है ना, क्लाउड ऑफ गैस। और धीरे धीरे इसका जो हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में वो भी खत्म होने लगेगा, और उसके कारण जो रेड कलर आ रही थी वो भी नहीं दिखाई देगा, और ये सिर्फ क्लाउड ऑफ गैस के रूप में हमें दिखेगा, ये जो हमारा रेड जायंट था एटमॉस्फेयर। तो इसे ही क्या कहेंगे? प्लैनेटरी, इसे क्या कहेंगे? प्लैनेटरी नेबुला। फिर से क्लाउड ऑफ गैस के रूप में, क्यों? क्योंकि एक्सपैंड होता गया, न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे ही समाप्त हुआ, हाइड्रोजन समाप्त होने के कारण क्या हो गया? वो रेड कलर आ रहा था वो बंद हो गया, रेड कलर, और वो इतना बड़ा क्लाउड ऑफ गैस के रूप में दिखने लगा। उसे क्या कहा हमने? प्लैनेटरी नेबुला। और धीरे धीरे ये प्लैनेटरी नेबुला, धीरे धीरे ये प्लैनेटरी नेबुला और एक्सपेंड करके वो किस में विलीन हो जाएगा? स्पेस में। तो फिर अब कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब गैस दिखेगा, फैला हुआ गैस, बिखरा हुआ गैस दिखेगा, इसमें विलीन हो जाएगा, मर्ज विद स्पेस, स्पेस में वो विलीन हो जाएगा। तो जब स्पेस में ये नेबुला विलीन हो जाएगा तो क्या दिखेगा? सिर्फ कोर। कोर किस फॉर्म में है? समझ गए ना? सबसे पहले रेड जायंट दिखेगा, कोर छोटा हो चुका है बट वो दिखेगा नहीं हमें, रेड जायंट, क्योंकि एटमॉस्फेयर दिखता है। एटमॉस्फेयर और एक्सपेंड करेगा तो क्या बन जाएगा? प्लैनेटरी नेबुला। और एक्सपेंड, अगर एक्सपेंशन हुआ तो वो स्पेस में विलीन हो जाएगा, तो फिर वो बिखरे हुए गैस के रूप में दिखेगा। तब हमें सिर्फ क्या दिखेगा, बचेगा? वो कोर, है ना, स्मॉल कोर, व्हाइट ड्वार्फ के रूप में। और व्हाइट ड्वार्फ चूंकि गर्म है इसलिए व्हाइट लाइट निकल रही है, जब ये ठंडा होगा तो बन जाएगा ब्लैक ड्वार्फ, क्योंकि ठंडी वस्तु क्या होती है? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है ना, ठंडी चीजें ब्लैक होती हैं। गर्म चीजों से लाइट निकलता है, या तो रेड, या तो सारे लाइट निकले तो व्हाइट दिखेगा, है ना। ऐसे ही ठंडा होता है तो क्या होता है? लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है ठंडी वस्तु, लाइट एमिट नहीं होता उसे ठंडी वस्तुओं से, तो इसलिए वो ब्लैक दिखता है। तो इस तरह से समझ गए? रेड जायंट क्या था? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ऑफ अ स्टार, जहां पे हीलियम की न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है लिमिटेड हाइड्रोजन में, इसलिए वो लाइट क्या आ रही थी? रेड लाइट। लेकिन वो न्यूक्लियर फ्यूजन अभी भी तो उसे एक्सपैंड करता रहेगा ना, जब तक न्यूक्लियर फ्यूजन होगा वो एक्सपैंड होता रहेगा। और जो रेड जायंट है, मतलब एक अभी भी लिमिटेड है, लिमिटेड गैस का गोला है, धीरे धीरे वो उसकी साइज क्या होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी साइज। हाँ, जब तक होता रहेगा। और चूंकि और हाइड्रोजन खत्म होता जाएगा तो रेड कलर भी फेड होता जाएगा, तो धीरे धीरे वो एक्सपैंड करता जाएगा, एक्सपैंड होकर वो बड़े क्लाउड ऑफ गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसी क्लाउड ऑफ गैस को क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। क्लाउड ऑफ गैस को क्या कहा जाता है? नेबुला कहा जाता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है प्लैनेटरी नेबुला। और जब ये नेबुला और एक्सपेंड करेगा, थोड़ा बहुत और रिएक्शन हुआ, थोड़ा बहुत और हाइड्रोजन बचा हुआ और एक्सपेंड करेगा, तो फिर गैस का जो बड़ा बादल है वो तो स्पेस में विलीन हो जाएगा। स्पेस में विलीन होना मतलब इतना एक्सपेंशन हो चुका है उसका कि अब उसका एग्जिस्टेंस बचा ही नहीं, और स्पेस में क्या हो चुका है? मर्ज हो चुका है। समझे ना? गैस है लेकिन इतना ज्यादा एक्सपेंशन हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है वो। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड उसको क्या कहते हैं? स्पार्स, स्पार्सली ऐसे करना, फैला हुआ, बिखरा हुआ। उसी बिखरे हुई चीजों को जब कंसंट्रेट करेंगे तो वो स्फेरिकल शेप ले लेगा ड्यू टू सेल्फ ग्रेविटी। तो जब तक नेबुला है वो स्फेरिकल शेप में,
ड्यू टू इट्स सेल्फ ग्रेविटी। जैसे और एक्सपेंड होगा तो उसका स्पेकल से बचेगा, तो वो गैस जो बचेंगे, गैस जो रहेंगे वो कहाँ विलीन हो जाएंगे, स्पेस में। तब तब फिर अंदर का जो बचा हुआ पार्ट है, जो कोर, जो वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हुआ है, वो हमें दिखेगा सिर्फ। स्टार की जो सारी चीजें हैं वो खत्म हो गई, एटमॉस्फेयर, और जो कोर था वो कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या बन गया, व्हाइट ड्वार्फ। तो इसीलिए प्लानिटरी नेबुला के बाद स्टेज आता है व्हाइट ड्वार्फ। तब तक धीरे धीरे उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो हीलियम है वो कन्वर्ट होता है कार्बन में, है ना, और वो धीरे धीरे होता रहता है, हीलियम कन्वर्ट होता रहता है कार्बन में, धीरे धीरे उसकी साइज कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, और एट ए टाइम, एक टाइम के बाद दोनों वैलेंस हो जाते हैं, उसका साइज फिक्स हो जाता है। तो व्हाइट ड्वार्फ, और व्हाइट ड्वार्फ के बाद ब्लैक ड्वार्फ, जब वो वस्तु ठंडी हो जाएगी। ये मैंने कल बताया था आपको कि कुछ ऐसे स्टार्स हैं, उनका कुछ स्पेसिफिक नाम है, जिनकी साइज या जिनका मास सन के मास से हाफ से भी कम है। हाँ, तो उनको कुछ स्पेशल नाम है, नाम, ऐसा कोई नाम दिया गया है बुक्स में तो नहीं, ऐसा कुछ नाम था दो जो स्टार्स। नासा साइज ऑफ, क्या बोलते हैं, हाँ ऐसा कुछ नाम है, मैं भूल रहा था उस नाम। लेस देन हाफ ऑफ द मास ऑफ, मास देखिएगा साइज नहीं, क्योंकि मास कंपेरेबल होता है। The red dwarf, stars with less than half of the mass of sun are called red dwarf। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, रेड ड्वार्फ। और जो रेड ड्वार्फ होते हैं वो क्या बनते हैं, वो रेड जायंट फेज में नहीं जा पाते। क्यों, वो रेड जायंट फेज में नहीं जा पाते, सीधे क्या हो, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, व्हाइट ड्वार्फ में। क्यों क्यों, मास कम है। मास कम है तो एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं होगा, है ना, और जो कोर में जो हाइड्रोजन है उसमें जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो इतना स्लो होगा, धीरे 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 धीरे, कि वो खत्म होगा बहुत लंबे समय में। और खत्म जैसे ही होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, फिर हीलियम कन्वर्ट होने लगेगा कार्बन में, और धीरे धीरे उसका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, और फिर खत्म हो जाएगा। व्हाइट डॉर्फ रेड जायंट क्यों नहीं बन पाएगा, कि उसके साइज इतना कम है कि उसके एटमॉस्फेयर में उतना इनफ हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो रेड जो डॉर्फ होते हैं वो दे आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू व्हाइट डॉर्फ। रेड डॉर्फ्स आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू व्हाइट डॉर्फ। वो रेड जायंट और प्लैनेटरी नेबुला के स्टेज से नहीं गुजरते। क्लियर, किताबों में नहीं मिलेगा ये सब, इवन 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगी, इवन जेसी लियोंग में भी नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं है, नहीं है, इमेज निकाल कर दिखाए। लाइफ साइकिल डिस्कस नहीं किया गया है। एक मिनट, ये, अरे इस पे लोगो लगा हुआ है ना, कोई कैसे बात नहीं।
हाँ जी, देखिए स्टेलर नेबुला प्रोटोस्टार वाला इसमें नहीं डिस्कस किया, प्रोटोस्टार भी होता है इसके बाद। स्टेलर नेबुला के बाद एवरेज स्टार और मैसिव स्टार्स, ठीक है। एवरेज स्टार के बाद रेड जायंट फिश। रेड जायंट में क्या हो रहा है, सेंटर कोर का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, हाइड्रोजन अब हीलियम में फ्यूज नहीं कर रहे हैं। और बट लेकिन एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन जो बचा हुआ है उसका फ्यूजन शुरू होगा, उसका फ्यूजन शुरू होगा तो लिमिटेड हाइड्रोजन है, तो लिमिटेड एनर्जी निकलेगी, लिमिटेड एनर्जी निकलेगी तो कौन सा लाइट निकलेगा, रेड लाइट। वेवलेंथ उसका सबसे अधिक है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो रेड लाइट की एनर्जी निकलेगी। और न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण, क्योंकि अंदर की तरफ तो कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं रहा है, एटमॉस्फेयर इज नॉट वेरी डेंस, अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है सेल्फ नहीं, लेकिन बाहर की तरफ फोर्स तो लग रहा है। तो बाहर बाहर की तरफ फोर्स क्यों लग रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। तो एनवायरमेंट स्टार्टेड टू एक्सपैंड, एक्सपैंड होने के कारण बड़ा जायंट दिखेगा, क्योंकि स्टार्स का कौन सा पार्ट दिखता है हमें, एनवायरमेंट, सॉरी एटमॉस्फेयर, है ना, जैसे कि फोटोस्फेयर सन का, तो एटमॉस्फेयर ही दिखेगा हमें स्टार्स का, बड़ा एटमॉस्फेयर दिखेगा, बहुत बड़ा साइज दिखेगा। और रेड कलर, रेड लाइट एमिट होने के कारण वो कैसा दिखेगा, रेड, इसीलिए रेड जायंट। क्लियर। फिर और अधिक एक्सपैंड हो, अगर ये जो है ना एटमॉस्फेयर और एक्सपैंड हो, यानी अभी भी जो हाइड्रोजन है अभी एटमॉस्फेयर में अभी भी न्यूक्लियर फ्यूजन उसका हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम में, इसीलिए एक्सपेंशन और भी अधिक हो रहा है। और जैसे ही एक्सपेंशन होगा तो बड़े एक किसके रूप में दिखेगा, नेबुला के रूप में। नेबुला मींस क्लाउड ऑफ गैस, क्लाउड ऑफ गैस के रूप में। फिर यहाँ पे वो हाँ प्लैनेटरी नेबुला। उसके बाद क्या है, ये जो गैस है अंदर में कोर है, कोर धीरे धीरे बन रहा है, कोर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन का जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब हीलियम कन्वर्ट होने लगेगा कार्बन में, ठीक है। जब हीलियम कन्वर्ट होगा कार्बन में तब वो साइज उसकी क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी साइज, ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। तो अंदर बन रहा है, लेकिन चूंकि बाहर से अभी भी क्या है, नेबुला है, तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए पहला स्टेज क्या है, मतलब नेक्स्ट स्टेज क्या है, प्लैनेटरी नेबुला। और जैसे ही ये नेबुला का साइज और एक्सपैंड करेगा तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्स में वो स्पेस में विलीन हो जाएगा, स्पेस में उसकी कोई स्फेरिकल शेप हमें नहीं दिखाई देगी। अब अंदर चूंकि वो स्पार्स हो चुका है, डेंस नहीं है, अब कैसा हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके कारण अंदर का व्हाइट डॉर्फ। तो नेक्स्ट स्टेज फिर स्काई में क्या दिखेगा, सिर्फ व्हाइट डॉर्फ। और जब ये ठंडा होगा, इसमें नहीं दिया है क्योंकि अभी तक कोई ब्लैक डॉर्फ पाया नहीं गया है, इसीलिए जनरली नहीं दिया होता है, लेकिन ब्लैक डॉर्फ भी लास्ट स्टेज हो सकता है, प्रिडिक्शन है ना। तो जब ये ठंडा होगा, अत्यंत ठंडा हो जाएगा ये व्हाइट डॉर्फ जो स्टार है हमारा, तो क्या बन जाएगा, ब्लैक डॉर्फ में। क्लियर ना। अब यही मैं बोला था, अगर इसकी साइज, एवरेज स्टार की साइज सन के साइज से हाफ से, साइज नहीं मास, अगर उस स्टार का मास सन के मास के हाफ से भी कम हो, हाफ से भी कम हो, तो उसे कहते हैं रेड, रेड डॉर्फ, जायंट नहीं, उसे क्या कहते हैं, उस स्टार को रेड डॉर्फ। और वैसा स्टार डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा, व्हाइट डॉर्फ में, क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर इतना बड़ा नहीं है कि जिसमें इतना हाइड्रोजन है कि उसके एटमॉस्फेयर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो। तो सीधे वो क्या होगा, धीरे धीरे उसका न्यूक्लियर कोर में जो हाइड्रोजन है वो धीरे धीरे खत्म होगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट डॉर्फ में। एटमॉस्फेयर का टेंशन ही नहीं, एटमॉस्फेयर वो होगा ही नहीं उसके पास उतना डेंस। क्लियर ना। तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट होता है व्हाइट डॉर्फ में। यहां तक क्लियर, लिखे। फिर जो मैसिव स्टार्स उसका अलग से देखेंगे, उसका थोड़ा डिफरेंट है। मैसिव स्टार्स की लाइफ साइकिल थोड़ी डिफरेंट है, तो पहले इसका लिख लेते हैं। लिखिए लाइफ साइकिल ऑफ, ये क्या क्या लाइन हमने लिखा था, कुछ लिखा है लाइफ साइकिल में, नहीं लिखे। द लाइफ साइकिल,
The life cycle of a star depends on life cycle of a star depends on its mass. Life cycle of a star depends on its mass. If the mass of a star, if the mass of a star is less than 5 times that of mass of sun, is less than 5 times that of mass of sun, then it is termed as normal star, and it has short life cycle, long life cycle. It has long life cycle, यानी मास जितना कम होगा उतनी उसकी लाइफ साइकिल क्या होगी, लॉन्गर होगी. हाँ नहीं, एक्सप्लोजन यहाँ पे तो रेड सुपर जायंट के बाद यहाँ पे एक्सप्लोजन हो गया ना, तो स्टार यहीं पे समाप्त हो गया. तो जिसकी मास कम होगी उसका लाइफ साइकिल लॉन्गर होगा. आगे लिखिए, if the mass of a star if the mass of a star is greater or equal to is greater than or equal to that of mass of if a mass of a star is greater than or equal to 5 times that of mass of a sun, 5 times that of mass of the sun, then it is termed as giant star. And then it is termed as giant star या मैसिव स्टार भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में मैसिव स्टार्स भी लिख सकते हैं. हाँ, वो नॉर्मल या एवरेज स्टार दोनों टर्म में यूज होता है अलग अलग जगहों पे. तो जायंट और मैसिव स्टार्स, एंड इट हैज शॉर्टर लाइफ साइकिल, एंड इट हैज शॉर्टर लाइफ साइकिल. ठीक है, या शॉर्ट लाइफ साइकिल. शॉर्टर इसलिए कि कंपेयर कर रहे हैं उससे. एक कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो गया कि मास जितना अधिक होगा उतना उसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट होगी. हम यहां देखेंगे कि है ना, मैसिव है तो ये रेड सुपर जायंट के बाद खत्म हो गया ये स्टार. यहाँ पे आगे है, लेकिन ये जो पीरियड है ना, रेड जायंट से प्लैनेटरी नेबुला, प्लैनेटरी से व्हाइट ड्वार्फ, उसके बाद ब्लैक ड्वार्फ, ये बहुत समय पे होगा, लेकिन ये बहुत फास्ट होगा, है ना. रेड सुपर जायंट के तुरंत बाद सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा और उसके बाद या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या ब्लैक होल, उसके बाद समाप्त. तो लाइफ जो स्पैन है, टाइमिंग देखिए, जैसे सन लाइक स्टार है उसका है 5 बिलियन 10 बिलियन 5 बिलियन हो चुका है 4.8, हाँ एवरेज स्टार का. और मैसिव का है, मैसिव का बता देते हैं, है ना. बोला जाता है ना कि सन का जो लाइफ है 4.8 बिलियन हो चुका है और 5 बिलियन और अभी बचा हुआ है, लगभग 10 बिलियन मान के चलिए. और मैसिव स्टार्स का लाइफ स्पैन लगभग इसका है 1 से 10 बिलियन के बीच में, 1 से 20 मिलियन के बीच में, 1 से 20 मिलियन के बीच में लाइफ स्पैन. 1 to 20 मिलियन, बिलियन नहीं, मिलियन. और जो बड़े स्टार्स हैं उनका, सॉरी जो छोटे स्टार्स है सनलाइट, उनका बिलियन में होता है ना, जैसे हमने सन का देखा. तो जितना अधिक, उसका कारण है अभी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट जब डिस्कस करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा क्या कारण है. जितना अधिक मास उतना शॉर्ट लाइफ स्पैन, उसका कारण है. ठीक है, तो आगे लिखिए. सबसे पहले
लाइफ साइकिल ऑफ एन एवरेज स्टार या नॉर्मल स्टार, लाइफ साइकिल ऑफ एन एवरेज स्टार, लाइफ साइकिल ऑफ एन एवरेज स्टार। देखिए थोड़ा कष्ट होगा समझने में, कुछ लोग क्लास में क्या करते हैं समझाते ही नहीं, क्योंकि थोड़ा सा साइंटिफिक है ना चीजें, तो बहुत सारे टीचर इसको नहीं, उसको होता है ना, कष्ट होता है ना समझाने में, या बच्चों को भी कष्ट होता है समझने में, ये क्या समझ रहे हैं। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि बहुत आसानी से चीजें, जो आसानी से होता है वही कर ले, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लें। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, जब आप प्रोसेस को समझे हुए रहते हैं तो क्वेश्चन कभी भी घुमाया जाए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन घुमा दिया जाए, खासकर यूपीएससी में तो करेगा, बीपीएससी में मान लीजिए वहां तक नहीं भी पहुंचा, उसकी सोच पहुंच रहा है तो वो कर सकता है, तो क्यों ना हम पूरे प्रोसेस को समझे। उससे ऊपर नहीं जाएगा, जितना मैं समझा रहा हूँ ना उससे ऊपर संभव नहीं है, वो रिसर्च फिर चला, वो रिसर्च फील्ड हो जाएगा फिर। बराबर कर दिया, सेम हो गया। अच्छा। अच्छा, हाँ इनके टाइम में तो हो जाए, आराम से आराम से। तो नहीं तो अभी तो ट्वेल्थ में है बेचारे, तो क्या करेंगे, ट्वेल्थ में है ना अभी, ट्वेल्थ पास हो गए, फर्स्ट ईयर। तो 4 साल तो मिनिमम इनके पास है ही, मिनिमम 4 इयर्स। और फर्स्ट अटेम्प्ट में कौन निकालता है आज, मतलब बहुत। ये मैच्योरिटी देखिए, बात तैयारी की नहीं है, बहुत कम बच्चों को देखा है मैंने कि अंडर ग्रेजुएट है और मैच्योरिटी उस लेवल का है। मैच्योरिटी भी तो आने में समय लगता है, ग्रेजुएशन बचपना अभी भी रहता है, तो वो कहीं ना कहीं आपका दिखता है, या तो आपके आंसर राइटिंग में दिखेगा या तो फिर इंटरव्यू में दिखेगा मैच्योरिटी। तो कहीं ना कहीं वो मार्क्स को अफेक्ट करता है, आपकी जो अंदर जो वो है ना चाइल्डनेस। चाइल्डनेस मीन्स वो नहीं कि वो होना चाहिए कि हम सीरियस हो गए, मैच्योरिटी मीन्स मुद्दों पर आपकी राय, है ना, जो इश्यूज हैं उस पे आपकी वो, जैसे आप बायस्ड हैं कि नहीं, ये सब चीजें देखा जाता है, मैच्योरिटी इसको कहते हैं। हाँ बायस्ड है, लेकिन कितने डिग्री, डिग्री क्या है बायसनेस की। हाँ, नहीं दिखाना नहीं है, हाँ वही, एग्जाम में तो एटलीस्ट नहीं दिखाना है कि नहीं, मेंस और इंटरव्यू, तो वो चीजें हैं। लिखिए लाइफ साइकिल ऑफ एन एवरेज स्टार। देखिए द लाइफ ऑफ अ स्टार, फर्स्ट पॉइंट, हाँ एवरेज, एवरेज स्टार, हेडिंग क्या दिया आपने, एवरेज स्टार। द लाइफ ऑफ अ स्टार स्टार्ट विथ स्टार्ट विथ स्टेलर नेबुला, स्टेलर नेबुला, वही क्लम्प ऑफ गैस जो बना था, वही स्टेलर नेबुला। लिखिए when when core started to develop, when core starts to develop within the stellar nebula, when core starts to develop within a stellar nebula, then it become then it become protostar, then it become protostar। ठीक है, जो समझे हैं उसी को अपने लैंग्वेज में लिखना है, ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इट बिकम प्रोटोस्टार। देखिए when when the temperature of the protostar, when the temperature of the core of the protostar, core भी है और atmosphere भी है, when the temperature of the core of the protostar reached at
reached at 150 million degree Celsius, 150 लाख डिग्री सेल्सियस, सॉरी 15 मिलियन हुआ तो 150 लाख डिग्री सेल्सियस, 150 lakh degree Celsius, then it become a star, then it become a star due to emission of light from its core, sorry, from its atmosphere, due to emission of light from its atmosphere due to nuclear fusion reaction at its core. लाइट एमिट होता है एटमॉस्फेयर से, याद रखना है, ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एट इट्स कोर। मैंने बताया था आपको कि कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू होती है ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एट इट्स कोर। स्टार्स लाइट कहां से रेडिएट हो रहा है, एमिट हो रहा है? उसके एटमॉस्फेयर से, जैसे सन है तो उसका फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर से। लेकिन वो लाइट आया कहां से? जो हीट जनरेट हुआ है कहां पर? कोर में। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है कोर में, हीट जनरेट हो रही है कोर में, और वो हीट से जो एमिट हो रहा है लाइट, वो कहां से हो रहा है? एटमॉस्फेयर से। क्लियर? तो लाइट कोर से एमिट नहीं हो रहा है, कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है और वहां से हीट एनर्जी निकल रही है। तो फिर पहले है रेडिएटिव जोन, फिर कन्वेक्टिव जोन, और तब जब फोटोस्फेयर में पहुंचता है हीट, तब वो वहां से लाइट एमिट होती है। क्लियर ना? ठीक है। लाइट एमिट क्यों होती है? लाइट एमिट होती है वही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन, हायर ऑर्बिट्स लोअर ऑर्बिट्स, यही होता है। ऑर्बिट जब चेंज होता है ना इलेक्ट्रॉन का, तभी लाइट एमिट होती है। पहले गैस यूज करते थे ना हम लोग, नियॉन बल्ब होता था, है ना, नियोल साइन बल्ब होता था, तो उसमें नियॉन गैस यूज होता है। और गैस को जब एक्साइट करते हैं, एक्साइट का मतलब इलेक्ट्रॉन एक लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है, तो उसके इक्विवेलेंट लाइट रिलीज होती है। अगर एक ऑर्बिट ट्रांसफर होता है तो उसके इक्विवेलेंट वेवलेंथ का लाइट, अगर दो ऑर्बिट होता है तो उसके इक्विवेलेंट वेव, तो कभी ग्रीन कलर निकलेगा, कभी रेड कलर निकलेगा। अलग अलग लेवल पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? एक्साइट कर रहे हैं। पहले मरकरी भी तो यूज करते थे हम लोग, ट्यूब, उसमें भी गैस होता था, गैस को एक्साइट। अब एलईडी है ना, लाइट एमिटिंग डायोड। अब ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर, उसमें डायोड होता है, एन और पी जंक्शन, हम लोग पढ़े इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स था, ये था मेरा। एन एन पी एन जंक्शन होता है वहां पे पॉजिटिव वाइट्स होता है, मतलब समझिए गड्ढा, उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, वो उस गड्ढे से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो वो अलग चीज है, वो पी एन जंक्शन उसको कहते हैं। तो अभी जो यूज हो रहा है वो एलईडी, उससे पहले यूज होता था एलसीडी। एलसीडी क्या था? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसमें भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते थे, लेकिन वो उसका उसमें लिक्विड यूज होता था, हाँ लिक्विड फेज यूज। अब डायोड यूज हो रहा है, सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है ना, डायोड, ट्रांजिस्टर। तो अलग अलग सिस्टम है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने का। पहले गैस को एक्साइट करके, गैस को टेम्परेचर देते थे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता था, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर होता था, जिसके कारण उसके इक्विवेलेंट लाइट निकलता था। तो यहां भी ऐसे ही हो रहा है सन में। उसके पूरे मैकेनिज्म को समझिए। कोर में क्या हो रहा है? हीट जनरेट हो रही है, हीट एनर्जी। कोर में क्या हो रहा है? हीट एनर्जी ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और वहां से हीट पहले क्या हो रहा है? रेडिएशन जोन में जा रहा है, रेडिएशन के थ्रू। फिर गैस का मीडियम है, इसलिए वो कन्वेक्टिव जोन, और फिर वो इतना एक्साइट कर दे रहा है गैस को, हीट के कारण गैस को आयोनाइज्ड कर रहा है, इसलिए तो प्लाज्मा है। और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर अपने वहां से ट्रांसफर हो रहे हैं, और उसके कारण एक्स रेज, गामा रेज सब निकलता है। मैंने बताया था आपको, सन से गामा रेज भी निकलती है लिमिटेड अमाउंट में, एक्स रेज भी निकलता है लिमिटेड अमाउंट में, अल्ट्रा वायलेट वो तो हाई अमाउंट में निकलता है, वो तो फिल्टर हो जाता है ओजोन के द्वारा। उसके बाद विजिबल भी निकलता है, इंफ्रारेड भी निकलता है, और रेडियो भी निकलता है, लेकिन सब मुख्य तीन ही निकलते हैं, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। जो हीटिंग इफेक्ट है ना लाइट का, वो किसके कारण है? इंफ्रारेड के कारण। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो लाइट की जो हीटिंग इफेक्ट है, लाइट के सामने जाते हैं तो हीट महसूस होता है ना,
सनलाइट के सामने जाएंगे हीट महसूस, तो वो इंफ्रारेड के कारण या अल्ट्रा वायलेट के कारण, है ना। तो ये चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है पूरा फिजिक्स। तो इसलिए मैंने क्या लिखवाया कि व्हेन लाइट स्टार्टेड टू एमिट फ्रॉम इट्स एटमॉस्फेयर, है ना, ड्यू टू ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एट इट्स कोर, देन इट बिकम प्रोटोस्टार, बिकम स्टार। क्लियर? ओके, आगे लिखिए। एन एवरेज स्टार्स, an average stars goes to red giant phase, when all the hydrogen present in its core exhausted. Goes to red giant phase when all the hydrogen present in its core exhausted, खत्म हो जाएगा। कैसे, वो यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। when all hydrogen present in its core get exhausted, लिख दीजिए, get exhausted, खत्म हो जाएगा जब सारा हाइड्रोजन, है ना। अब कैसे होगा उसको नीचे एक्सप्लेन करेंगे। गेट एग्जॉस्टेड लिखे। when nuclear fusion reaction stops in the core, when nuclear fusion reaction stops in the core, the core started to contract again. The core starts to contract again. The core starts to contract again, and at a particular temperature, the helium present in the core starts to fuse, and at a particular temperature, the helium present in the core starts to fused into helium, carbon, starts to fuse into carbon। यहां तक क्लियर? आगे लिखिए। the remaining hydrogen present in the atmosphere, the remaining hydrogen present in the atmosphere, the remaining hydrogen present in the atmosphere now starts to fuse into, now start to fuse into helium, which led to, now starts fuse into helium, which led to expansion of the atmosphere, which led to expansion of the atmosphere, and due to limited presence of hydrogen, expansion of the atmosphere, and due to limited presence of hydrogen, red light start to emit. Due to limited presence of hydrogen, red light starts to emit from its surface. Red light starts to emit from its surface, and the stars become red giant. The star become red giant। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? कोर में हाइड्रोजन जो है
सॉरी हीलियम जो है कार्बन में फ्यूज होने लगा, है ना, इसके कारण उसका साइज स्टेबल हो गया, वो आगे डिस्कस करेंगे, या फिर डिस्कस करने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया। पहले कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ, फिर हीलियम कन्वर्ट होने लगा किसमें, कार्बन में, और वो जो बाहर की तरफ एनर्जी निकली वो जो इनवर्ड जो फोर्स था उसको क्या कर लिया उसने, बैलेंस, उसका साइज स्टेबल हो चुका है। अभी हमने उसे नाम नहीं दिया व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है, क्योंकि अभी नहीं वो होगा, अब इसको बताएंगे। और जो एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन था उसके बीच फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होके क्या बना वो हीलियम, और उसके कारण बाहर की तरफ जो फोर्स, आउटवर्ड जो फोर्स लग रहा था उसके कारण उसका एक्सपेंशन हुआ और रेड लाइट एमिट होने लगी ड्यू टू लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ, तो उस क्या बन गया, रेड जायंट। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू फर्दर एक्सपेंशन ऑफ, ड्यू टू फर्दर expansion of the atmosphere, due to further expansion of the atmosphere, है ना, the, the stars become, the star become planetary nebula. The further expansion of the atmosphere, the star become planetary nebula. नेबुला मीन्स गैस का बादल, क्लाउड ऑफ गैस, बहुत बड़ा क्लाउड ऑफ गैस। रेड जायंट भी क्या था, एटमॉस्फेयर ही था, वो भी गैस ही है, लेकिन उसका एक साइज था, लिमिटेड साइज था, स्फेरिकल साइज, लेकिन वो और बड़ा क्या बन गया, क्लाउड ऑफ गैस, ठीक है। और क्लाउड ऑफ गैस को ही कि हमने क्या कहा, प्लैनेटरी नेबुला। इसके बाद क्या हुआ, लिखिए, फर्दर एक्सपेंशन ऑफ प्लैनेटरी नेबुला या फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, further expansion of the atmosphere, further expansion of the atmosphere led to उसको क्या कहेंगे, मर्ज, एक मिनट रुकिए, ठीक है, प्लैनेटरी नेबुला, एक मिनट, उसके लिए एक टर्म है, व्हाइट ड्वार्फ। Gas from the nebula, while the exposed collapsed core left behind its center become the white dwarf. हाँ देखिए, further expansion of the atmosphere led to merging of atmosphere with the space, merging of the atmosphere into a space, ठीक है, and after that the stable core, and after that the stable core in the form of white dwarf, in the form of white dwarf expose, है ना, विलीन हो गया, मर्ज हो गया स्पेस में, क्या, एटमॉस्फेयर, तो अंदर जो कोर था, स्टेबल कोर, वो एक्सपोज हो गया, एक्सपोज इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट डॉर्फ। लिखिए, व्हेन व्हेन दिस व्हाइट डॉर्फ गेट cooled,
when this white dwarf get cooled, it become black dwarf. क्लियर ना? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। वैसे तो सारी चीजें स्पेकुलेशन है, कोई देखने नहीं जा रहा है, लेकिन साइंटिफिकली प्रूफ है। साइंटिफिकल नहीं, ब्लैक डॉग है ना। अभी तक व्हाइट ब्लैक डॉर्फ नहीं मिला है। वी डू नॉट हैव एनी। ब्लैक होल अलग चीज है, अभी उस पे आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, भैंस नहीं दिखाई देता है। भैंस दिखता है या नहीं दिखता है? अरे इसलिए नहीं दिख रहा है, नहीं, अभी बना ही नहीं है। अभी जो व्हाइट डॉर्फ फेज में है लास्ट, अभी उतना कूल ही नहीं हुआ है कि ब्लैक। हाँ, वो उतना एज नहीं हुआ है कि स्टार का फॉर्मेशन से वहां तक पहुंच जाए। एक पॉइंट और लिखिए तो ये हो जाए। लिखिए, दोज स्टार दोज स्टार्स which have mass less than half of those stars which have mass less than that of mass of sun, less than half of that of mass of sun, is termed as रेड ड्वार्फ। ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद कहीं, यूपीएससी में ही आया होगा। यूपीएससी तो ये सब पूछेगा नहीं। इज टर्म्ड एज रेड ड्वार्फ। रेड ड्वार्फ, the star which have mass less than half of that of sun, half of that of mass of sun, is termed as रेड ड्वार्फ। रेड ड्वार्फ जो स्टार्स होता है ना, इतना कम मास है उसके अंदर कि लिमिटेड कोर में भी क्या होगा, लिमिटेड लिमिटेड न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, तो सिर्फ रेड लाइट निकलेगी। जैसे सन से तो व्हाइट लाइट निकल रहा है ना, व्हाइट के साथ एवरेज। और व्हाइट ड्वार्फ तो अर्थ लाइक, अर्थ के कंपेरेबल मास है। कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना, और जो एटमॉस्फेयर में मास था वो स्पेस में विलीन हो गया, वो नहीं है मास। एटमॉस्फेयर भी तो मास था ना। हाँ, तो वो तो स्पेस में विलीन हो गया ना, तो वो स्टार का पार्ट नहीं रहा। कोर अरे ये तो पूरा परसेंटेज में डील कर रहा है। अच्छा ठीक है, क्यूरियोसिटी है तो अलग बात है, लेकिन इतना परसेंटेज देखिए। स्टार्स में मैंने क्या बताया, दोनों चीजें होती है, एटमॉस्फेयर भी होता है, कोर, मैक्सिमम मास कोर में ही होता है। एटमॉस्फेयर तो खत्म हो गया ना स्टार का। आ, थोड़ा बहुत। और न्यूक्लियर फ्यूजन भी तो हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है ना। मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अभी तो बताए थे, मास ऑफ व्हाइट डॉर्फ कंपेयर्ड टू सन कितना टाइम्स आ जाता है, रफली 0.5 to 0.7 times the sun mass into volume, roughly the size of earth। साइज छोटा होता है, मास कितना कम हुआ है, 0.5 से 0.7। हेलो, यस, हाँ हाँ बोलिए ना। अच्छा अच्छा, मैं बात करता हूँ, मैं क्लास में हूँ अभी, बात करता हूँ थोड़ा। ठीक, ठीक है। तो यूजुअली बिटवीन 0.5 साइज जो है ना, साइज सन के अर्थ के कंपेरेबल है, लेकिन मास कितना कम हुआ है, मास हुआ है 0.5 से। A typical white dwarf is comparable to sun
in mass, packing roughly 0.5 to 0.7 times the sun mass into volume roughly the size of earth. वॉल्यूम क्या है अर्थ के कंपरेबल, और मास कितना कम हुआ 0.5 टू 0.7 टाइम्स ऑफ सन। हाँ तो कम हुआ तो वही कारण हुआ, एटमॉस्फेयर तो गया, एटमॉस्फेयर में बहुत अधिक मास नहीं, मेन मास तो कोर में है, और दूसरा कुछ मास जो है एनर्जी में भी तो कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में। जैसे हाइड्रोजन न्यूक्लियस जब टूटता है, न्यूक्लियस जब ब्रेक होता है या फ्यूजन होती है, न्यूक्लियस फ्यूजन होता है, तो उसमें मास ही तो कन्वर्ट हो रहा है ना एनर्जी में। एनर्जी आया कहाँ से, एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आया, हीट एनर्जी। न्यूक्लियर फ्यूजन में एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आया, मास जो है वो कन्वर्ट हुआ हीट एनर्जी में। तो ये है, लिख देखिए ये सब नहीं पूछेगा साइज कितना हुआ, बस याद क्या रखना है कि साइज जो है अर्थ के कंपेरेबल साइज है। सन का साइज है 3300, सॉरी 333,000 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, सन का साइज है। तो अर्थ के साइज का हो जाएगा वो, तो बहुत छोटा है उसके हिसाब से, है कि नहीं, उसके हिसाब से बहुत छोटा है। और छोटा है तो लाइट कम एमिट हो रहा है, वो व्हाइट लाइट एमिट हो रही है, लेकिन छोटा है ना, छोटी चीजें, बड़ी एक बड़ा वेपर लाइट लगा दें और छोटी एक लाइट निकालें, तो दोनों में तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, तो व्हाइट नहीं दिखता हमें ड्रॉप, छोटा है होने के कारण नहीं दिखाई देता है। लाइट तो वहां भी एमिट हो रहा है, क्यों लाइट एमिट हो रहा है अभी भी, क्योंकि हीलियम तो कन्वर्ट हो ही रहा है कार्बन में, बट एक तो उतनी एनर्जी की लाइट नहीं है ना, और साथ ही साथ उसका साइज भी क्या है, छोटा है। तो क्या लिखा था हमने, ब्रेक दे रहे हैं, कौन ब्रेक ब्रेक चिल्ला रहा है, लिखिए एक पॉइंट और लिखिए, द रेड ड्वार्फ, द रेड ड्वार्फ स्टार get directly converted into white dwarf, get directly convert, यही क्वेश्चन आया था कि रेड डॉर्फ स्टार गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू व्हाइट डॉर्फ, यानी वो रेड जायंट फेज में नहीं जाता या प्लेनेटरी नेबुला फेज में नहीं जाता है। ठीक है, ब्रेक के बाद फिर करते हैं, इसलिए ये चैप्टर ये है ना कि क्यूरियोसिटी बढ़ता है, इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि वॉल्यूम अधिक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण, देखिए डेंसिटी बराबर क्या, मास बाई, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, मास वाई वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर बहुत, डेंसिटी अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, दो तरीके से हो सकता है, या तो मास को बढ़ा दें या तो वॉल्यूम को कम कर दें। तो साइज को अगर कम करते जाएंगे तो डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मास पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो बिना मास चेंज किए भी आप डेंसिटी को कम कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं डेंसिटी को, वॉल्यूम एकदम कम करके, ये रिलेशन है ना। तो जब सन से जब व्हाइट डॉर्फ बनेगा तो साइज हो जाएगा उसको अर्थ लाइक, यानी 333,000 टाइम्स दैट ऑफ सन, इतना साइज कम हो जाएगा। बट मास बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहा है, मास 0.4 टू 0.7 टाइम्स, डेंसिटी बढ़ने के कारण वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना उसका। क्लियर, ब्रेक के बाद फिर करते हैं मैसिव स्टार, ये इसका इसकी लाइफ साइकिल थोड़ी अलग है, इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है।
कल प्लैनेट्स करेंगे, नहीं पहले सन करना है, कल तो सन ही सोलर फ्लेयर ये अभी कर लेंगे कंप्लीट। कल सोलर फ्लेयर, सोलर विंड्स, कोरोनर मास इजेक्शन, ये सब कल हो जाएगा। फिर प्लैनेट्स स्टार्ट करेंगे तो एक दिन प्लैनेट्स हो जाएगा। चैप्टर थोड़ा लंबा है। हाँ हाँ, आप खींचे। कॉन्सेप्ट अब कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, कोई नया फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट अब नहीं है, वही सारे कॉन्सेप्ट अब है कि नहीं। शुरुआत में देखो दोनों सिस्टर्स आज वो है एब्सेंट है ना, दो सिस्टर्स है ना, सोनाली और मनाली, ऐसे क्या नाम है? शालिनी और सोलानी सिस्टर्स है ना। तो वो एब्सेंट है, इसलिए थोड़ा एक और है। एब्सेंट नहीं होना चाहिए, ज्योग्राफी में एब्सेंट होंगे ना तो फिर दिक्कत हुई, या तो फिर आप वीडियो देख के आइए फिर क्लास। कॉन्सेप्ट है, आपको भी एब्सेंट होना है। अच्छा आपकी, ओके स्टार्ट करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ जायंट या फिर मैसिव स्टार। लाइफ साइकिल ऑफ मैसिव स्टार, लिखिए। मैसिव स्टार्स हैव डिफरेंट लाइफ साइकिल। मैसिव स्टार्स हैव डिफरेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, different life cycle up to red giant phase. Up to red giant phase, their life cycle is similar to that of their life cycle is similar to that of average star. Average star, but but due to but due to the large mass, due to the large mass, the temperature of the core, due to large mass, the temperature of the core increases to such a level, increases to such a level where the helium present in the core, where the helium present in the core first get converted into carbon, first get converted into carbon, comma, then carbon into nitrogen, then carbon into nitrogen, comma, and finally into iron, and finally into iron. देखिए पहले इतना समझिए, लाइफ साइकिल जो मैसिव स्टार की जो लाइफ साइकिल है वो डिफरेंट है। कैसे? अप टू रेड जायंट फेज दोनों की लाइफ साइकिल एक ही जैसी है। रेड जायंट कैसे पहुंचा था? रेड जायंट जैसे वो पहुंचा था वो वैसे ही ये भी पहुंचेगा रेड जायंट। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रेड जायंट फेज में ही इसके न्यूक्लियस में क्या है, इसके न्यूक्लियस में मास अधिक है कि नहीं? कोर में मास अधिक है, मैसिव स्टार है। मास अधिक होने के कारण वहां क्या हुआ था, हीलियम कन्वर्ट
था सिर्फ कार्बन में, उसके बाद वो स्टेबल हो चुका था, क्योंकि वो टेम्परेचर रिच नहीं हो पाया जिसपे कार्बन फ्यूज हो सके फिर, है ना, हैवियर एलिमेंट में। यहाँ क्या है, यहाँ मास अधिक है, कोर ज्यादा डेंस है, ज्यादा डेंस होने के कारण कोर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, पहले हीलियम कन्वर्ट हुआ किसमें, कार्बन में, और अभी भी इतना डेंस है कोर कि और कंट्रैक्शन होगा उसमें, कॉन्ट्रैक्शन के बाद और वो टेम्परेचर रीच होगा जिसमें कार्बन कन्वर्ट हो जाए किसमें, नाइट्रोजन में, फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, ऐसे चेंज चलता रहेगा कब तक, फाइनली आयरन तक। क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पे, वहां पे कार्बन के बाद स्टेबल हो चुका था, क्यों, क्योंकि वो टेम्परेचर, उसकी डेंसिटी उतनी हाई नहीं थी, उतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाया जिसके कारण वो टेम्परेचर इतना पहुंच सके कि कार्बन फ्यूज करे फर्दर। यहाँ डेंसिटी क्या है, हाई है, क्योंकि ये मैसिव स्टार है, इसका कोर भी क्या होगा, मैसिव होगा, कोर में अधिक मास होगा, अधिक डेंसिटी होगी। अधिक डेंसिटी मींस पहले टेम्परेचर राइज हुआ तो हीलियम कन्वर्ट हुआ कार्बन में, अब इवन अभी भी इतना मास है कि कॉन्ट्रैक्शन अभी भी चल रहा है, जितना मास उतना कॉन्ट्रैक्शन, यानी अभी भी कॉन्ट्रैक्शन जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, हीलियम जो कन्वर्ट हो रहा है कार्बन उससे अधिक है, तो कॉन्ट्रैक्शन अभी भी क्या है, जारी है, कॉन्ट्रैक्शन जारी है, यानी अभी भी टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज कर रहा है, अभी भी टेम्परेचर, वहां पे क्या हुआ, जो इंटरनल फोर्स था कॉन्ट्रैक्शन का वो बैलेंस हो चुका था किससे, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जिसमें हीलियम कन्वर्ट हो रहा था कार्बन से, बैलेंस हो चुका था। इन यहाँ पे मास अधिक है, यानी जो इंटरनल फोर्स है, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स है, वो जो न्यूक्लियर फोर्स है उससे अधिक है, यानी अभी भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन अधिक होगा तो क्या होगा, उससे टेम्परेचर राइज होगी, और टेम्परेचर अब उस पहुंचेगा जहां पर कार्बन फ्यूज करने लगेगा, कार्बन फ्यूज करके क्या बनाएगा, नाइट्रोजन। अभी भी कॉन्ट्रैक्शन जारी है, अभी भी मास अधिक है, कॉन्ट्रैक्शन जारी है, फिर वो टेम्परेचर अचीव होगा जिसमें नाइट्रोजन फ्यूज होकर ऑक्सीजन बनाएगा, इस तरह से हायर एलिमेंट अचीव करता जाएगा, फाइनली क्या बनेगा, आयरन। समझ गए इसमें क्यों फर्दर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, हाई डेंसिटी, हाई मास के कारण, लार्जर मास के कारण। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होंगे, आयरन, कोर में क्या प्रेजेंट होंगे, आयरन, और आयरन इज अ वेरी डेंस एलिमेंट, वेरी डेंस एलिमेंट, बहुत डेंस होता है आयरन। अब इतना डेंस एलिमेंट आपके कोर में है तो जो सेल्फ ग्रेविटी है वो हाई होगी, कॉन्ट्रैक्शन बहुत हाई होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कंट्रैक्शन होने के कारण टेम्परेचर राइज होगी, और एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर ये एक्सप्लोड कर जाएगा। गर्म होने के बाद एक टेम्परेचर के बाद क्या होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है ना, मोबाइल का एग्जांपल मैंने दिया था, सेलफोन आप या बैटरी चार्ज कर रहे हैं, बैटरी गर्म होता जा रहा है, एक टेम्परेचर के बाद क्या होगा, ब्लास्ट कर जाता है, एक्सप्लोजन होता है, समझ रहे हैं ना। तो आयरन प्रेजेंट होने के कारण कोर में इतनी सेल्फ ग्रेविटी जनरेट होगी कि इतना अधिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, टेम्परेचर इतनी अधिक राइज होगी कि उस टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन। क्लियर, उसी को क्या कहेंगे, सुपरनोवा। क्या कहेंगे, सुपरनोवा एक्सप्लोजन या सुपरनोवा, समझ गए। यहाँ पे एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है, वहां पे एक्सप्लोजन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसका कोर इतना डेंस नहीं था कि कार्बन के बाद फ्यूजन हो सके और आयरन जैसा हैवी डेंस एलिमेंट्स क्रिएट हो सके। लेकिन यहाँ पे इतना अधिक मैसिव कोर है इसका, इतना अधिक मास है कि वो फ्यूज पहले कार्बन हीलियम फ्यूज हुआ कार्बन में, अभी भी वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अभी भी टेम्परेचर राइज होगा, फिर कार्बन फ्यूज होगा, अभी भी टेम्परेचर राइज होगा, फिर एक टेम्परेचर के बाद नाइट्रोजन फ्यूज होगा ऑक्सीजन में, और अल्टीमेटली क्या बनेगा, आयरन। और आयरन इज अ वेरी डेंस एलिमेंट, आयरन प्रेजेंट है अगर कोर में तो सेल्फ ग्रेविटी बहुत ही हाई होगी, कॉन्ट्रैक्शन और अधिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, अधिक कॉन्ट्रैक्शन होने से आयरन फ्यूज होने से पहले ही वो क्या कर जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा। वो टेम्परेचर चाहिए होगा जिसमें आयरन फ्यूज होकर फिर से हायर एलिमेंट बनाया, उससे पहले ही वो इतना टेम्परेचर हाई हो चुका होगा कि वो क्या कर जाएगा, एक्सप्लोड, एक्सप्लोजन होगा, और उसी एक्सप्लोजन को क्या कहते हैं, सुपर नोवा। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद क्या होगा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद मैंने बताया था एक्सप्लोजन के बाद क्या रिलीज होती है, एनर्जी,
और एनर्जी फिर कन्वर्ट होती है किसमें, मैटर या मास में होती है ना। यहां भी वही होगा, एनर्जी रिलीज होगी एक्सप्लोजन के बाद, और एनर्जी किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी, मास में। ठीक है, अगर जो मास कन्वर्ट हुआ है, जो नया मास बना या गैसियस पार्टिकल, पहला गैसियस पार्टिकल बनेगा सबसे सिंपलेस्ट। जो गैसियस पार्टिकल बना, जो बना एक्सप्लोजन के बाद, अगर उसका मास सन के मास के 1.5 से 3 टाइम्स के बीच हो तो वो बनेगा न्यूट्रॉन स्टार। और अगर इसका मास सुपरनोवा के बाद, एक्सप्लोजन के बाद जो रेमेनेंट्स बचे, जो मास बना, उसका मास अगर सन के मास के 3 टाइम्स से अधिक होगा तो उसमें इतनी ग्रेविटी होगी कि वो लाइट को भी क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एस्केप नहीं होने देगा, और वो क्या बन जाएगा, ब्लैक होल। तो गैस का क्लाउड जो इतना डेंस है, जो लाइट को भी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, वो क्या बन जाएगा, ब्लैक होल। यही है इसका। न्यूट्रॉन्स स्टार को पल्सर कहा जाता है क्योंकि ये फास्ट रोटेटिंग स्टार है, बहुत तेजी से रोटेट करेगा। अब इसके रोटेशन का कारण ऐसा एज सच अभी कोई बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं है इसके बारे में, इसे नासा पे एक बार चेक करना चाहिए। न्यूट्रॉन स्टार due to the conversion of angular momentum, वो तो ठीक है, when a massive star core collapsed into a city-sized sphere, it spin incredibly fast, similar to an ice skater pulling their arms into a spin faster. Okay, साइज देखिए, कोई नेबुला है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि रेड जायंट एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन के बाद क्या बनता है, क्या बनता है, मास क्रिएट होता है या नेबुला का फॉर्मेशन होता है, नेबुला बनेगा, इसका कोई नाम नहीं है, नेबुला बनेगा मान लीजिए। और वो नेबुला क्या करने लगता है, रोटेट। और जब वो नेबुला कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट, उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कह रहा है कि जब उसकी साइज कम होगी तो वेलोसिटी, मास कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा ना। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भूल गए इतनी जल्दी। न्यूट्रॉन स्टार की साइज क्या है, बहुत ही कम है, छोटा है ना। तो जब वो बड़ा था तो धीरे धीरे रोटेट हो रहा था, मैंने बताया नेबुला क्यों रोटेट हुआ था, टॉर्क प्रोड्यूस होने के कारण। जब जैसे जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसकी साइज क्या होगी, ठंडा होने के कारण, ठंडा होने के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण उसकी साइज क्या होगी, कम होगी। साइज कम होता है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ता है, तो फास्ट रोटेटिंग हो जाएगा। दैट्स व्हाई न्यूट्रॉन स्टार इज ए वेरी स्मॉल स्टार, वेरी छोटे साइज में है, इसके कारण बहुत ही फास्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इसलिए इसे पल्सर कहते हैं। पल्सर का मतलब क्या होता है, यही क्वेश्चन आता है बीपीएससी में। पल्सर, पल्सर मतलब स्पीड, पल्सर का लीड हाई स्पीड से रोटेट करे, हाई स्पीड से मूव करे, दैट इज कॉल्ड पल्सर। पल्सर से लाइट भी आ रही है, अब स्टार है तो लाइट तो आ ही रहा होगा। किस तरह का लाइट है, पल्सर से लाइट आ रही है, न्यूट्रॉन स्टार डू नॉट emit a standard visible light, ठीक है, instead they emit high energy electromagnetic radiation across the entire electromagnetic spectrum, primarily powered by their extreme heat, powerful radiation, intense magnetic field, ठीक है। been detected are pulsars or a part of binary system, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार इन बाइनरी सिस्टम इज मेन सीक्वेंस स्टार, समझ गए। बाकी इस पे दोनों पे अभी रिसर्च चल रहा है, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल, तो बहुत सारी नई चीजें आएंगी करंट में, तो करंट में जो आए उसको फिर अपडेट कर लेना है।
करंट आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर या फिर कोई मैगजीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उस पे आता रहेगा ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार से रिलेटेड। तो सबसे रिसेंट रिसर्च का विषय यही है ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल इज अ मैसिव क्लाउड ऑफ गैस which have as high as gravity that it can't escape light, है ना? allow light to escape, it can't allow light to escape, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए क्या दिखता है? ब्लैक। रिफ्लेक्ट होगा तभी तो कुछ दिखेगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है ब्लैक होल। होल नहीं, ऐसा नहीं है छेद है। होल का मतलब कि उससे कुछ भी एस्केप नहीं हो सकता है, मतलब आप वापस नहीं आ सकते हैं। हाँ, उसकी ग्रेविटी इतनी है कि आसपास के प्लैनेट्स को अपने अंदर इनगल्फ कर सकता है। किसमें दिखाया था? अच्छा, मूवी में। के अंदर क्या था? ओ, ओ फिक्शन। फिक्शन, साइंस बेस्ड फिक्शन। हाँ, तो साइंस बेस्ड फिक्शन होता है ना यूएस। अब यहाँ के बॉलीवुड में फिक्शन बनाएंगे तो पता नहीं कुछ इलॉजिकल, वहां फिक्शन मतलब साइंस का यूज किया जाता। ओके, तो लिखिए लिखिए ब्लैक होल के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग लिखेंगे अलग से, उससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आगे। पहले ये स्टेज कंप्लीट करते हैं। क्या लिखा लास्ट पॉइंट? फाइनली इनटू आयरन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ due to the presence of very dense elements like iron, due to presence of very dense element like iron in the core, the temperature of the core, due to the presence of very dense element like iron in the core, the temperature of the core increases so much that the temperature of the core increases so much that an explosion occurs, that an explosion occurs. Explosion occurs in the core, which is known as supernova explosion, या simply supernova भी बोलते हैं, which is known as supernova explosion. लिखिए, after the explosion, next point, after the explosion, energy is released and these energies start to convert into matter. वही सेम प्रोसेस है, स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू मैटर, सेम प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? एनर्जी क्वार्क्स में कन्वर्ट होती है। देखिए, दो चीजें होती हैं, क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। मैं बहुत उसमें नहीं बताया आपको फंडामेंटल पार्टिकल्स, मैं सोचा कि जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बताऊंगा। पार्टिकल फिजिक्स में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जिसमें फेरॉन्स है ना। फेरॉन्स में दो चीजें आती हैं, एक क्वार्क, दूसरा लेप्टॉन्स। क्वार्क से बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कैसे बनता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्वार्क क्या करते हैं? सॉरी, क्वार्क को जोड़ता है कौन? ग्लूऑन्स करके एक अनदर फंडामेंटल पार्ट के, वो क्वार्क को जोड़ता है, दो क्वार्क्स को, और क्वार्क को जोड़कर क्या बनाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो लेप्टॉन्स है वो भी फंडामेंटली फ्री इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स हैं, वो किस में कन्वर्ट होते हैं? इलेक्ट्रॉन में। और फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिर कंबाइन होते हैं और बनाते हैं न्यूक्लियस। और फिर वो न्यूक्लियस चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रो, है ना, हाँ, तो उससे क्या करता है? अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ,
और उसका स्पिन होता रहता है तो एटम बनता है। वही सेम प्रोसेस यहाँ भी है कि एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी फिर विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट या विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मास में कन्वर्ट होगा, मैटर का फॉर्मेशन होगा, एटम का फॉर्मेशन होगा। और जो नया मैटर बना है अगर उसका मास सन के मास के 1.4 से 3 टाइम्स के बीच होगा, तब नेक्स्ट स्टेज क्या बनेगा, यानी ये जो मैटर है जो कि क्लाउड ऑफ गैस के रूप में है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन स्टार्स में अल्टीमेटली। और चूंकि क्लाउड ऑफ गैस बनेगा पहले, जैसे बताया था मैंने, नेबुला, इसका नाम यहाँ पे नहीं दिया गया इस स्टेज में। मैटर बनेगा क्लाउड ऑफ गैस के रूप में, वो स्पिन करना शुरू होगा। स्पिन क्यों करेगा मैं बता चुका हूँ, टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा। और जैसे जैसे वो ठंडा होगा स्पिन होने के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा, अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट होकर, हाँ क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन तो हो नहीं रहा है जो उसको उसके कॉन्ट्रैक्शन को रोक सके। न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो रहा है ना, कोर तो डेवलप हुआ नहीं, कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगा, छोटे से टिनी बॉल। अब बोलिएगा कितना साइज तो वो भी देख लेते हैं न्यूट्रॉन का कितना है, रेडियस न्यूट्रॉन का 5 किलोमीटर है, बहुत छोटा हो गया। देख लीजिए 5 किलोमीटर तो बहुत छोटा लग रहा है। न्यूट्रॉन साइज, न्यूट्रॉन स्टार साइज 12 माइल्स 20 किलोमीटर इन डायमीटर, हाँ इतना छोटा होगा। वाइड ड्वार्फ इससे बड़ा है, न्यूट्रॉन छोटा है और छोटा है। और जितना छोटा हो जाएगा उतनी स्पिन अधिक हो जाएगी, बहुत फास्ट, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ वही वही इसका कारण है, पल्स, इसीलिए इसको पल्सर भी कहते हैं। तो लिखिए क्या लिखा आपने, मैटर इफ, आगे लिखिए इफ, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, if the mass of the matter, if the mass of the matter is between 1.4 हाइफन देकर 3, 1.4 to 3 times that of mass of sun, that of mass of sun, 1.4 to 3 times that of mass of sun, then the stars becomes a neutron star, then the star become a neutron star, which is a fast rotating stars having diameter of 20 किलोमीटर, लिख लीजिए, which is a fast rotating star having diameter of 20 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, एंड इफ, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज पल्सर, या ब्रैकेट में भी पल्सर लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, इसलिए बोलते हैं ना कि आप सर क्वेश्चन बैंक, मेरे दिमाग में सब क्वेश्चन सारा है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, न्यूट्रॉन स्टार को ही पल्सर कहते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए पल्सर, या विच इज ऑल्सो नोन एज पल्सर। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट चेंज करके, एंड इफ द मास ऑफ मैटर, and if the mass of matter is more than 3 times, that of mass of sun, then it become black hole, ब्लैक होल को अलग से हेडिंग देकर पढ़ लेंगे। लिखिए ठीक है, यहां तक ब्लैक होल को अलग से हेडिंग देकर देख लेंगे, क्योंकि आ सकता है फ्यूचर में ब्लैक होल से क्वेश्चन,
क्योंकि करंट में भी बहुत ज्यादा डिस्कशन में है, ये रहता है डिस्कशन में। एक पॉइंट और लिखिए, लिखिए आफ्टर सुपरनोवा एक्सप्लोजन, after supernova explosion the next stage will be a neutral star. After supernova explosion the next stage will be a neutron star or black hole. The next stage will be a neutron star or black hole. Black hole, this will depends on, this will depends on, yeah, this will be determined by, ऐसे लिखे, this will be determined by Chandrasekhar limit. This will be determined by Chandrasekhar limit proposed by Indian scientist. This will be determined by Chandrasekhar limit proposed by the Indian scientist S. Chandrasekhar. Yes, Chandrasekhar.